हमने ऑक्सीलेटर स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। एलसी ऑक्सीलेटर हो गया है। एलसी ऑक्सीलेटर के अंतर्गत हमने एलसी ऑक्सीलेटर का इंट्रोडक्शन, उसके अंतर्गत आपके सिलेबस में हार्टले और कोलपिट है, वो दोनों ऑक्सीलेटर अपन देख चुके हैं। आज मैं लेना चाहूँगा आरसी ऑक्सीलेटर के बारे में। आरसी ऑक्सीलेटर पढ़ते हैं आज। आज का लेक्चर है आरसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, आरसी ऑक्सीलेटर जैसा कि आप सबको पता है, ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच जनरेट्स any desired signal of desired amplitude and desired frequency। क्लियर हुआ? तो बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का क्या करता है, जनरेशन करता है। उस सिग्नल को जनरेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ही क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीलेटर बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑक्सीलेटर का क्लासिफिकेशन किया था। तो उसके अंतर्गत ये लिया था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यूज्ड ऑन फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए यूज होने वाले कंपोनेंट के बेस्ड पर ऑक्सीलेटर को मैंने 3 टाइप बताया था। एक आरसी ऑक्सीलेटर, दूसरा एलसी था और तीसरा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर था। तो हमने तो एलसी ऑक्सीलेटर को कम्प्लीटली देख लिया, पूरा उसके बारे में डिटेल देख लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एटसेट्रा सब चीज। आज हम देखते हैं आरसी ऑक्सीलेटर का ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड कंपोनेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क। If the feedback network of any oscillator circuit is made up of combination of resistor and capacitor। मैंने क्या बताया कि अगर ऑक्सीलेटर सर्किट का फीडबैक जो नेटवर्क है, अगर फीडबैक जो नेटवर्क है वो रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। इफ द फीडबैक नेटवर्क ऑफ ऑक्सीलेटर सर्किट इज मेड अप ऑफ combination of resistor and capacitor, then such type of oscillator is called RC oscillator। मैंने ये बोला यदि ऑक्सीलेटर सर्किट का फीडबैक नेटवर्क रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हो तो वह ऑक्सीलेटर क्या कहलाता है, आरसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, आरसी जो ऑक्सीलेटर होता है एक लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। क्या ऑक्सीलेटर है ये, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। बेसिकली आरसी ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर एंड दिस लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ सिग्नल अप टू 200 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीलेटर जिसमें जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो 200 किलोहर्ट्ज के रेंज तक को होता है, ऐसे ऑक्सीलेटर सर्किट को क्या बोलते हैं हम, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। मैंने ऑक्सीलेटर बताया, ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच जनरेट्स एनी डिजायर्ड सिग्नल ऑफ डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट here we are explaining about RC oscillator। ठीक है, if the feedback network of any oscillator circuit is made up of combination of resistor and capacitor, then such type of oscillator is called RC oscillator। Basically RC oscillator is low frequency oscillator, a oscillator circuit which generates any desired signal of desired amplitude up to 200 kilohertz frequency, then such type of oscillator is called low frequency oscillator। क्लियर हुआ? तो ऐसा ऑक्सीलेटर सर्किट जो 200 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करने में एबल होता है, ऐसे ऑक्सीलेटर को हम क्या बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के केस में क्या होगा, आरसी ऑक्सीलेटर है वो यूज होगा। क्लियर हुआ?
आरसी ऑक्सीलेटर यूज होंगे। अब आरसी ऑक्सीलेटर का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखा जाए तो एक होता है फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, one example is phase shift oscillator, and another is Wien bridge oscillator, another is Wien bridge oscillator। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, और अनदर जो एग्जांपल है वो क्या है, विन ब्रिज ऑक्सीलेटर। तो सबसे पहले हम विन ब्रिज ऑक्सीलेटर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन विन विन ब्रिज ऑक्सीलेटर। चलो इसी के बारे में सबसे पहले तो विन ब्रिज ऑक्सीलेटर बेसिकली क्या होता है, आरसी ऑक्सीलेटर है, इसी का इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ मैं। विन ब्रिज ऑक्सीलेटर बेसिकली आरसी ऑक्सीलेटर है, क्योंकि इस ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, तो विन ब्रिज ऑक्सीलेटर बेसिकली एक आरसी ऑक्सीलेटर है, क्योंकि इस ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क रजिस्टर एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, तो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बने हुए होने के कारण आरसी ऑक्सीलेटर बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। ये लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। क्लियर हुआ? तो मैंने बताया कि जिस ऑक्सीलेटर सर्किट का फीडबैक नेटवर्क रजिस्टर और कैपेसिटर से बना रहेगा वो ऑलवेज एक लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होंगे। तो ये विन ब्रिज ऑक्सीलेटर एक आरसी ऑक्सीलेटर है, क्योंकि इसका फीडबैक नेटवर्क रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। बेसिकली ये जो ऑक्सीलेटर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। इसमें यूज्ड रजिस्टर एंड कैपेसिटर की वैल्यू को वेरी करके हम 10 हर्ट्ज से लेकर अप टू 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल्स का जनरेशन हम कर सकते हैं। तो सिग्नल इसमें यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू को वेरी करके बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर वी जनरेट्स द एसी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू अप टू मेगा हर्ट्ज। क्लियर हुआ? तो मैंने ये बताया कि 10 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की हम कोई भी एसी सिग्नल का हम इसमें जनरेशन कर सकते हैं बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ फीडबैक नेटवर्क। क्लियर हुआ? तो फीडबैक नेटवर्क में यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू को वेरी करके हम इसमें 10 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की कोई भी एसी सिग्नल्स का जनरेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली विन ब्रिज ऑक्सीलेटर में जैसा कि आप सबको पता है, as we know each and every oscillator circuit consists of two major part. First is amplifier stage and another is feedback network. And the main function of amplifier circuit or amplifier stage is to raise the amplitude of weak signal. क्लियर हुआ? दैट मीन्स जनरेटेड जो सिग्नल्स होते हैं उसकी एम्पलीट्यूड अगर वीक है तो वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को अगर आपको इंक्रीज करना है देन एम्पलीफायर सर्किट इज यूज्ड। क्लियर हुआ? तो मेन फंक्शन उसका तो वही हुआ कि वो सिर्फ सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा, गेन डिसाइड करने का काम करेगा वो एम्पलीफायर। आफ्टर दैट द सेकेंड पार्ट और सेकेंड स्टेज इज फीडबैक नेटवर्क। क्लियर? तो फीडबैक जो नेटवर्क है बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव नेटवर्क होता है जो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो इस सर्किट में यूज्ड जो फीडबैक जो नेटवर्क होता है बेसिकली एक विन ब्रिज होता है। इन दिस सर्किटरी वी यूज विन ब्रिज। ठीक है, इन दिस सर्किट वी यूज विन ब्रिज, हियर we use Wien bridge circuit as a feedback network। क्लियर हुआ? तो इस सर्किट में विन ब्रिज का ही यूज हम फीडबैक नेटवर्क की तरह करते हैं, इस कारण हम क्या बोलते हैं, विन ब्रिज ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर सर्किट में विन जो ब्रिज होता है, जैसा कि आप इलेक्ट्रिकल
एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सब्जेक्ट में आप एसी ब्रिजेस पढ़े होंगे। तो उस एसी ब्रिजेस में फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज होने वाला एक ब्रिज है वो व्हीन ब्रिज है। तो अगर हम उसी व्हीन ब्रिज को ऑक्सीलेटर सर्किट में एक फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करें तो वो जो ऑक्सीलेटर है वो क्या कहलाएगा, व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर। इन व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर a Wien bridge circuit is used as a feedback network। क्लियर हुआ। तो व्हीन ब्रिज सर्किट का ही यूज हम उसमें फीडबैक नेटवर्क की तरह करते हैं, इस कारण उस ऑक्सीलेटर को क्या बोलते हैं हम, व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर। ठीक है, चलो बेसिक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं इसका। इसका ब्लॉक डायग्राम तो मैंने बताया कि हर एक जो ऑक्सीलेटर होता है, हर एक ऑक्सीलेटर सर्किट है उस दो बेसिक चीज से मिलकर बना होता है। एक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की गेन को हमेशा ए ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क। जैसा कि आप ब्लॉक डायग्राम में देखे होंगे, एम्पलीफायर के आउटपुट को हम फीडबैक नेटवर्क में देते हैं और फीडबैक नेटवर्क से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल को वापस हम एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर हो गया। अब यहाँ पर यूज़ करते हैं अपन ये आर और इस सी, फिर उसके बाद फिर ये रजिस्टर, फिर यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर ये होगा आपका एक रजिस्टर। जैसा कि ये आप पढ़े ही होंगे, आई थिंक सब पढ़े ही होंगे। दिस इज व्हीन ब्रिज। सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म इज R1 and capacitance is C1. Suppose this is R2 and this is C2 and this the value of resistance of this arm is R3 and the value of this resistance is R4. Clear हुआ। Here this is junction 1, this is junction 2, this is junction 3 and this junction will be फोर्थ नंबर जंक्शन, ठीक है। तो 1 2 3 4 हर एक जंक्शन को मार्किंग कर दिए। ब्लॉक डायग्राम से क्लियर ही होगा कि एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह जाएगा। यहाँ पर ऐसा ग्राउंडेड है, चाहते तो इसको और ये इसको ऐसा ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर फीडबैक नेटवर्क से जनरेटेड जो सिग्नल है वो एम्पलीफायर पे इनपुट की तरह जाएगा। तो ये ऐसा जंपर लगा के ऐसा दे दिया। क्लियर है। ये जंपर है, यहाँ पर बोथ आर आइसोलेटेड और इंसुलेटेड टू ईच अदर, बोथ आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो हियर वी आर अप्लाइंग द फीडबैक सिग्नल फ्रॉम बिटवीन 2 and 4, ठीक है। तो 2 और 4 नंबर का जो जंक्शन है, 2 और 4th नंबर की जो जंक्शन है उसमें हम एम्पलीफायर को इनपुट की तरह दे रहे हैं और एम्पलीफायर से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल को फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल के बीच अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये अपन का क्या हो गया, बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर सर्किट का। This is a circuit which is known as Wien bridge, and here we are using this Wien bridge circuit as a feedback network, and due to this complete oscillator circuit is called Wien bridge oscillator। क्लियर हुआ। तो ये व्हीन ब्रिज है और व्हीन ब्रिज सर्किट का ही यूज यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क की तरह कर रहे हैं, इस कारण इस कंप्लीट ऑक्सीलेटर सर्किट को हम क्या बोलते हैं, व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस व्हीन ब्रिज के केस में क्या हो रहा है, 4 to 1 आर्म, अगर बोले ये 4 to 1 आर्म के बीच में एक रजिस्टर और कैपेसिटर R1 C1 का सीरीज कॉम्बिनेशन है और 4 और 3 नंबर का जो आर्म है, 4-3 आर्म है, वहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर R2 C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो दिस विल बी पैरेलल आर्म, दिस विल बी सीरीज आर्म। तो 1-4 and 4-3, तो 1-4 and 4-3 arm will be frequency sensitive arm for this oscillator circuit। क्लियर हुआ। तो इस ऑक्सीलेटर सर्किट के लिए 1-4 और 3-4 जो आर्म है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म है, क्योंकि जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो R1 C1 और R2 C2 जैसे आपका क्या है, एलिमेंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इन दोनों आर्म्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है,
इस कारण उन दोनों आर्म को क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये कंप्लीट ऑक्सीलेटर सर्किट है, ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर है वो सिर्फ अपना गेन डिसाइड करेगा। गेन की वैल्यू वेरी होने से जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड क्या होगा? वेरी होगा, चेंज होगा। तो एम्पलीफायर से जनरेटेड जो सिग्नल है, एम्पलीफायर का जनरेटेड सिग्नल है, उसको हम और वोल्टेज लेवल को वी नॉट दे देते हैं, ये वी नॉट। तो एम्पलीफायर से जनरेटेड सिग्नल है उसको हम फीडबैक नेटवर्क के 1 और 3 जंक्शन के बीच अप्लाई कर रहे हैं, और इस फीडबैक नेटवर्क के जंक्शन 2 और 4 के बीच जनरेटेड सिग्नल है उसको हम इस एम्पलीफायर में फीडबैक सिग्नल के फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स फीडबैक नेटवर्क से जनरेटेड सिग्नल है वो एम्पलीफायर में इनपुट की तरह जाता है, और एम्पलीफायर से जनरेटेड जो सिग्नल होता है वो फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह जाता है। आप ब्लॉक डायग्राम से कंपैरिजन कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो एम्पलीफायर से जनरेटेड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को फीडबैक नेटवर्क के जंक्शन 1 और 3 के बीच में ऐसा इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट कहलाएंगे, क्योंकि एम्पलीफायर का आउटपुट है वो फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह जाता है, ब्लॉक डायग्राम देखे होंगे। और फीडबैक नेटवर्क का यहाँ से इन दोनों जंक्शन के बीच जो भी जनरेटेड सिग्नल होंगे, ये जो जनरेटेड जो सिग्नल है वो इस सर्किट में इनपुट की तरह जाएगा। तो फीडबैक सिग्नल है वो एम्पलीफायर में इनपुट की तरह अप्लाई करते हैं, और एम्पलीफायर से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल को हम फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा सर्किट। यहाँ पर R1 C1 सीरीज आर्म है, यहाँ पर R1 और C1 जो है सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। वैसी 3-4 जो आर्म है उसमें R2 और C2 है पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। तो R1 C1 का सीरीज कॉम्बिनेशन एंड R2 C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों आर्म्स मिलकर आपस में क्या बन रहा है? फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म। और यहाँ पर R3 और R4 जो आर्म्स है बेसिकली एम्पलीफायर सर्किट से जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड को डिसाइड करें। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले मेरे को फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना है, तो सिर्फ मैं फीडबैक नेटवर्क को ही एनालाइज करता हूँ। तो फीडबैक नेटवर्क को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अपन फीडबैक नेटवर्क को हम उसके आर्म्स को वो कर लेते हैं। फीडबैक नेटवर्क को रीड्रॉ कर रहा हूँ, मैं समझाऊंगा आपको कैसे बना वो। तो ये R1 और ये इसके साथ C1, ये R1 और ये C1 हुआ सीरीज आर्म। फिर इस सीरीज आर्म के साथ में क्या है? एक R2 और C2 एक पैरेलल आर्म है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? R2 और ये C2 क्या है? पैरेलल आर्म है। और ये वाला जंक्शन क्या है? जंक्शन नंबर 1। ये वाला जंक्शन क्या है? जंक्शन नंबर 3। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो या तो ये वाला जंक्शन है वो 2 कहलाएंगे, या फिर ये 4th जंक्शन है। यहाँ से क्लियर हो सकता है आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये 1 और 3 कहाँ से आ रहा है? एम्पलीफायर का आउटपुट को हम 1 और 3 के बीच दे रहे हैं। वैसे ही 2 और 4 के बीच जनरेटेड सिग्नल को हम फीडबैक वोल्टेज के फॉर्म में किसको दे रहे हैं? एम्पलीफायर। तो फीडबैक नेटवर्क से जनरेटेड सिग्नल एम्पलीफायर में इनपुट की तरह जा रहा है, और एम्पलीफायर से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल है वो फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं ड्रॉ किया हूँ, स्ट्रेट कर दिया वायर को, सीधा कर दिया और सीधा करके मैं ड्रॉ किया। अब 1 और 3 के बीच कौन सा सिग्नल जा रहा है? आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3 के बीच क्या सिग्नल जाएगा? फीडबैक वोल्टेज सिग्नल जाएंगे। या फिर 4 और 3 के बीच का जो सिग्नल है वो भी क्या रहेगा? फीडबैक वोल्टेज सिग्नल। तो इसी को रीड्रॉ किया हूँ मैं, ये है। तो 1 और 3 के बीच का जो सिग्नल है वो क्या है? आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है। और ये जो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल कहाँ से जाएगा? ये आउटपुट वोल्टेज सिग्नल कहाँ से जाएंगे? एम्पलीफायर का आउटपुट है वो फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह जाएंगे, और फीडबैक नेटवर्क से जनरेटेड जो सिग्नल है वो फीडबैक वोल्टेज सिग्नल कहलाएगा। और ये फीडबैक जो वोल्टेज सिग्नल है उसको हम एम्पलीफायर में किसकी तरह देंगे? इनपुट की तरह। तो ये 1 और 3 के बीच सिग्नल जनरेट हुआ है उसको सर्किट से मैंने V0 दिया,
और 2 और 3 के बीच जो सिग्नल जनरेट होगा या फिर 4 और 3 के बीच जो सिग्नल जनरेट होंगे वो जनरेटेड सिग्नल क्या कहलाएगा, फीडबैक वोल्टेज सिग्नल। यहाँ पर R1 और C1 है बेसिकली सीरीज फॉर्म में है। सपोज इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल इम्पिडेंस क्या मान लेता हूँ Z1, और R2 और C2 दोनों पैरेलल फॉर्म में है। सपोज इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल इम्पिडेंस क्या मान लेता हूँ मैं, Z2। तो Z1 इक्वल टू क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 प्लस C1 का क्या होता है 1/j⍵C1, ऐसा होता है। अब पढ़े होंगे। अब इस Z1 इस सीरीज में हमेशा चाहे इम्पिडेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे इम्पिडेंस हो, हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1+j⍵C1 इंटू R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये JC1। ये Z1 की वैल्यू निकल गया, Z1 की वैल्यू निकल गया। अगला हम देखते हैं Z2। हियर Z2 क्या है आपका, दो एलिमेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक R2 का, R2 पैरेलल विद क्या है XC2 मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ C2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो R2 पैरेलल क्या लिख सकते हैं, इसको 1/j⍵C2 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लिए फिर से, Z2 ये क्या होगा, इन दोनों का गुना, तो R2 इंटू 1/j⍵C2 डिवाइडेड बाई क्या होगा R2 प्लस 1/j⍵C2। क्लियर हुआ। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो Z2 इक्वल टू हो जाएगा R2 होल डिवाइडेड बाई j⍵C2। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपस में गुना होगा, अंश का गुना अंश से, हर का गुना हर से वाला। इसको ऐसा सॉल्व कर लिए, इसका गुना इसके, इसका गुना इससे, तो ये होगा j⍵C2 R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा j⍵C2। ये j⍵C2 कैंसिल होगा, तो Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई 1+j⍵C2 इंटू R2। सो दिस विल बी इम्पिडेंस ऑफ दिस पैरेलल आर्म। ये पैरेलल आर्म का इम्पिडेंस है। इस वाले पैरेलल आर्म का इम्पिडेंस निकाल दिया, इस वाले सीरीज आर्म का इम्पिडेंस Z1 निकल गया। सीरीज में एडिटिव रहता है, पैरेलल में उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम यहाँ से निकला। ठीक है, तो R2 पैरेलल विथ XC2 की वैल्यू पुट किया तो 1/j⍵C2 उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम, तो ये निकल गया Z2। अगर फिर से मैं अगर सर्किट को ड्रॉ करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Z1 है सीरीज आर्म पे, फिर यहाँ पर क्या है Z2 है ये पैरेलल आर्म पे, और ये 1 नंबर है, और ये क्या है आपका 3 नंबर, और ये क्या है आपका 2 या फिर 4 नंबर। तो 1 और 3 के बीच एम्पलीफायर का आउटपुट जा रहा है V0, और एम्पलीफायर का आउटपुट है वो फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह जा रहा है, और 2 और 4 के बीच में जो सिग्नल जो आ रहा है वो फीडबैक वोल्टेज सिग्नल है, और फीडबैक वोल्टेज सिग्नल 2 और 3 के बीच बोलो चाहे 4 और 3 के बीच, ये है। मुझे कैसा भी करके इस फीडबैक वोल्टेज सिग्नल का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर दो इम्पिडेंस है, दोनों आपस में सीरीज फॉर्म में दिख रहा है, और जब भी सीरीज फॉर्म में दो रजिस्टर हो, दो रिएक्टेंस हो, चाहे दो इम्पिडेंस हो, ऑलवेज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है। वोल्टेज का क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो मुझे ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज निकालना है, तो आसानी से यहाँ पर दोनों इम्पिडेंस है वो आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में हमेशा वोल्टेज का क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो फ्रॉम सर्किटरी VF कैन बी कैलकुलेटेड बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो दिस वोल्टेज इज गिवन, ये पता है V0 दिस वोल्टेज इनटू इम्पिडेंस ऑफ दिस ब्रांच, इस ब्रांच का इम्पिडेंस होगा, डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इम्पिडेंस, ऐसा फार्मूला वोल्टेज डिवाइडर का। तो VF इक्वल टू क्या होगा V0 इंटू Z2, जहाँ का वोल्टेज निकालना है उस ब्रांच का इम्पिडेंस, डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इम्पिडेंस Z1 प्लस क्या हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, कहाँ से है, फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडर रूल।
क्लियर हुआ, सीरीज में वोल्टेज का डिवीज़न होता है। फिर वी एफ, वी नाट का वैल्यू, वी नाट तो दिया है, Z2 का वैल्यू रख दो, इम्पिडेंस Z2, R2 डिवाइडेड अभी अभी कैलकुलेट किया 1 प्लस जे ओमेगा C2 इंटू क्या होगा ये R2, ये Z2 का वैल्यू हुआ। Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा C1, ये आपका क्या है Z1 का वैल्यू हो गया। Z2 का वैल्यू क्या होंगे, R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा C2 इंटू R2। ये फीडबैक वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये वी नाट वाले कांस्टेंट है, उसका दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वी नाट, तो वी एफ बाई वी नाट हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा C2 इंटू R2, ये पूरा Z2 का वैल्यू है। फिर Z1 प्लस Z2, तो Z1 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा C1 प्लस Z2 का वैल्यू हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा C2 इंटू R2। ये Z1 है, ये होल डिवाइडेड है सर। क्लियर हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, जो Z1 और Z2 सीरीज इम्पिडेंस और पैरेलल जो इम्पिडेंस का वैल्यू मैंने निकाला था, उसी की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई, ये तो न्यूमरेटर अकेला है अपने आप में, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये डिनोमिनेटर दो पार्ट दिख रहा है, तो इसका गुना इससे करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों का आपस में गुना, यही कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पर। तो सॉल्व कर लेते हैं जो हो रहा है जितना उसको। ठीक है, तो वी एफ बाई वी नाट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा C2 इंटू R2, ये पूरा हो गया होल डिवाइडेड। चलो, अब इस 1 से इस पूरे का गुना करना है, फिर जे ओमेगा C2 R2 से इस पूरे का गुना करना है, प्लस है तो प्लस, फिर इससे इसका गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का आपस में गुना, पहले वाले के अंश का गुना दूसरे वाले के हर के साथ, फिर दूसरे वाले अंश का गुना पहले वाले हर के साथ, ऐसा करेंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे 1 से, तो 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1, 1 से गुना किया तो वही आएगा। अब जे ओमेगा से करो, जे ओमेगा C2 R2, इसका गुना इससे, तो ये जे का क्या होगा, जे स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, C1 R1 C2 R2 पूरा हो गया, प्लस इसका गुना इससे जे ओमेगा C1 इंटू R2, तो ये क्या होगा, प्लस जे ओमेगा C1 इंटू R2 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा जे ओमेगा C1, इन दोनों का आपस में गुना, इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा जे ओमेगा C2 R2। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये देखो 1 प्लस जे ओमेगा C2 R2, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बचा जे ओमेगा C1 है, वो ऊपर गुना होगा। ठीक है, तो जे ओमेगा C1 इस R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय इतना हो जाएगा। अब इस पूरे वाले इक्वेशन में 1 प्लस जे ओमेगा C1, मतलब जितना भी जे वाला टर्म है उसको एक तरफ ले जाओ, बिना जे वाले को एक साथ लिख देना। चलो, ये ऐसा हो जाएगा, वी एफ बाई वी नाट इक्वल टू, ये हो जाएगा जे ऊपर जाएगा जे ओमेगा C1 इंटू R2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 प्लस जे ओमेगा C2 R2 प्लस जे ओमेगा C1 R2, ऐसा हुआ। अब जे स्क्वायर है यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जे स्क्वायर है,
जे स्क्वायर का वैल्यू मैथमेटिक्स में -1 होता है, तो अगर जे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर -1 का गुना होगा और माइनस और प्लस का माइनस ही हो जाएंगे, और फाइनली ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जे स्क्वायर के वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया VF डिवाइडेड बाई V0। ठीक है, फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना जे और बिना जे वाला, तो रियल दैट मीन्स बिना जे वाला जो है, बिना इमेजिनरी पार्ट को एक साथ और रियल को एक साथ कर देते, तो जे ओमेगा C1 इंटू R2 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 और ये R2, ये पूरा रियल हो गया कांस्टेंट वाला चीज़। इमेजिनरी को एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पर, जे ओमेगा C1 R1 प्लस जे ओमेगा C2 R2 प्लस जे ओमेगा C1 इंटू R2, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर जे और बिना जे वाले सब को एक तरफ लिया। ठीक है, तो यहाँ सब में यहाँ भी जे ओमेगा दिख रहा है, यहाँ भी जे ओमेगा दिख रहा है, यहाँ भी जे ओमेगा दिख रहा है, इसको और ये 1 को दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो जे वाले को एक तरफ और बिना जे वाले को एक तरफ, और नीचे में यहाँ पर जे ओमेगा, यहाँ भी जे ओमेगा, यहाँ पर भी जे ओमेगा, सबको एक साथ रख देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो जे ओमेगा C1 इंटू क्या होगा R2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2 हुआ, प्लस यहाँ पर जे ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा C1 R1 प्लस क्या बचेगा C2 R2 प्लस क्या बचेगा C1 इंटू R2 बचेगा, ऐसा बचेगा। सारे से जे ओमेगा निकाल दिया। अब ये हो गया VF डिवाइडेड बाई V0, और अगेन हमने थ्योरी पढ़ा था तो उसमें निकाले थे VF बाई V0। ठीक है, रेशियो ऑफ फीडबैक वोल्टेज टू द आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड फीडबैक गेन फैक्टर। तो VF बाई V0 को हम बीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बीटा और बीटा इक्वल टू क्या होगा, जे ओमेगा C1 इंटू R2 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2 प्लस हो जाएगा जे ओमेगा, अंदर बचे C1 R1 प्लस C2 R2 प्लस C1 इंटू R2। क्लियर हुआ, ऐसा बना, ये एक्सप्रेशन आया। अब ये बीटा है फीडबैक गेन फैक्टर, बीटा वी नो द रेशियो ऑफ फीडबैक वोल्टेज टू द आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड फीडबैक गेन फैक्टर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल बीटा। बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीटा क्या होता है, बेसिकली एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, और ऑलवेज उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है। 1 से क्या होता है, कम होता है, बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होंगे। अब देखो होता क्या है कि हमारे वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर सर्किट में जो हम एम्पलीफायर स्टेज यूज़ करते हैं वो हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब क्या होगा, उस एम्पलीफायर के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एम्पलीफायर जो यूज़ होगा, एम्पलीफायर जो यूज़ होता है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, नॉन इन्वर्टिंग नेचर का। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के द्वारा जो फेज शिफ्ट होगा एंगल ए, उसकी वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री। टोटल फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल बी 0 डिग्री। अब एम्पलीफायर 0 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो बार्कहाउसन एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया है that should be satisfied for proper signal generation by any oscillator circuit. In this case, the total phase shift introduced by closed loop path will be either 0 degree or 360 degree or integer multiple of 2 pi। तो होता क्या है कि हमारा एम्पलीफायर हम इसमें नॉन इन्वर्टिंग यूज करते हैं, और फीडबैक नेटवर्क का भी डिज़ाइन इस टाइप से किया जाता है कि उस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेज शिफ्ट की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो।
तो जब दोनों की फेज शिफ्ट वैल्यू 0 डिग्री का होगा तो एंगल ए प्लस एंगल बीटा, दैट मीन्स टोटल फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस अराउंड दिस क्लोज पाथ, दैट विल बी 0 प्लस 0 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो टोटल उस क्लोज लूप पाथ पे फेज शिफ्ट की वैल्यू 0 डिग्री होने के लिए उस सर्किट में यूज्ड फीडबैक नेटवर्क है वो भी 0 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस एंगल की वैल्यू को 0 डिग्री का होने के लिए ऑलवेज उस फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, क्योंकि रियल होगा तभी वो 0 डिग्री का फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा। उसमें जे जैसा टर्म नहीं आना चाहिए और न ही उसकी एक्सप्रेशन पर उसकी वैल्यू है वो निगेटिव भी नहीं आना चाहिए। अगर माइनस वैल्यू अगर बीटा का आ गया तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो उसकी बीटा फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू को ऑलवेज क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। यदि उसकी फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू रियल होगा तभी वो फीडबैक नेटवर्क है वो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बीटा की वैल्यू को रियल होने के लिए, बीटा की वैल्यू को रियल होने के लिए बीटा मतलब फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू को क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए मतलब उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आना चाहिए। अब देखो ये है बीटा, अब ध्यान से देखेंगे। अब ये बीटा की वैल्यू बीटा इक्वल टू जे ओमेगा C1 R2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2 प्लस जे ओमेगा इंटू C1 R1 C2 R2 प्लस C1 इंटू R2। बीटा का वैल्यू तभी रियल होगा जब इस बीटा एक्सप्रेशन का ये डिनोमिनेटर का रियल पार्ट क्या होंगे, 0 होंगे। इतना पार्ट 0 होगा तभी होगा। अगर इतना पार्ट 0 हो जाएगा तो ये सब बचेगा, तो ये जे ओमेगा और ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। ये 0 होगा तभी बीटा रियल होगा। अब बीटा जब रियल होंगे तभी एंगल बीटा का वैल्यू क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे। तो बीटा की वैल्यू रियल होने के लिए बीटा का डिनोमिनेटर का रियल पार्ट है उसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब ये 0 होंगे तो क्या होगा, ऊपर का जे ओमेगा और ये नीचे का जे ओमेगा दोनों क्या होगा, कैंसिल्ड। कैंसिल होने से ऊपर C1 R2 बचेगा डिवाइडेड बाय C1 R1 प्लस C2 R2 प्लस C1 इंटू R2 बचेगा। तो बीटा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। जब बीटा की वैल्यू रियल हो जाएंगे तो उसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगा। अब जब फीडबैक नेटवर्क भी 0 डिग्री का फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा तो उस पर्टिकुलर ऑक्सीलेटर का क्लोज लूप पाथ पे टोटल फेस शिफ्ट 0 डिग्री हो जाएंगे। जैसे ही टोटल फेस शिफ्ट की वैल्यू 0 डिग्री होगा वो बार्कहाउसन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे और जैसे ही वो बार्कहाउसन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा वो ऑक्सीलेटर सर्किट डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू को रियल होने के लिए उसकी डिनोमिनेटर का क्या, रियल पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना है। सो इक्वेटिंग द रियल पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बीटा, सो इट विल बी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2 इक्वल टू 0। अगर इतना 0 हो गया तो उसकी बीटा है वो क्या होंगे, रियल होंगे। और जब बीटा की वैल्यू रियल हो जाएगा तो फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस शिफ्ट की वैल्यू क्या होंगे, 0 डिग्री हो जाएंगे। तो अब इतने को उस साइड ट्रांसफर कर दो तो 1 इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2। ओमेगा एक तरफ चाहिए, बाकी को नीचे डिवाइड कर दो तो 1 अपन क्या होगा C1 C2 R1 और R2। स्क्वायर रूट ले लो तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपन C1 C2 R1 R2। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई f होता है तो ये हो जाएगा 1 अपन अंडर रूट C1 C2 R1 R2। f का वैल्यू निकालना है तो 2 पाई का डिवाइड कर दो तो 1 अपन 2 पाई अंडर रूट C1 C2 R1 और R2। दिस विल बी एक्सप्रेशन ऑफ
जनरेटेड सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैंने रिप्लेस कर दिया 2πf से, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से 2π से डिवाइड कर दिया, तो f इक्वल टू 1/2π √C1C2R1R2 है। इस एक्सप्रेशन को देखने से पता चल जा रहा है कि जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी f जो है उस सर्किट में यूज्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म C1, C2, R1 और R2 की वैल्यू पर डिपेंड कर। तो अगर C1, C2, R1, R2 वेरी करते हैं तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है। इस कारण उस आर्म को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म। तो मेरे वॉइस को कैप्चर करके आप लोग अपने नोट्स में डिटेल लिखने की कोशिश करना। यहाँ पर प्रैक्टिकली हर एक पॉइंट को लिख नहीं पाऊंगा, ओनली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और की पॉइंट को ही बस लिखूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। इसी का सेकंड पार्ट और बनाऊंगा, इसमें उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज और कुछ क्राइटेरिया का फिर से एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा। ओके, थैंक यू।